नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में लगातार हम आपको बताते हैं कि पॉलिटिकल अपडेट्स क्या है और किस तरीके से राजनीति में बयानात सामने आ रहे हैं, और इन बयानातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उसके काउंटर किस तरीके से सामने आ रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर एक बार फिर से सियासी गलियारा हम लेकर आए हैं। अगले आधे घंटे तक सियासी गलियारे में हमारे साथ रहिए और जानिए पॉलिटिकल अपडेट्स क्या हैं। सियासी गलियारे में आज सबसे पहले जिस रिपोर्ट से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं वो रिपोर्ट जुड़ी हुई है कोरोना से। आप भी ये समझ रहे होंगे कि कोरोना की रिपोर्ट को सियासत के इस शो में हम क्यों लेकर आए हैं। दरअसल बयानात शुरू हो गए इस पूरे मामले में, क्योंकि सरकार ने एक आंकड़ा रखा और सरकार ने बताया कि कोरोना के इस काल में अभी तक हरियाणा की सरकार ने कितना सवाल उठा दिए हैं, और ये कहा है कि इन आंकड़ों की भी एक बार जांच होनी चाहिए क्योंकि इन आंकड़ों में किसी न किसी तरीके से गड़बड़ झाला जरूर है, और जिसकी वजह से यह आंकड़ा इतना ज्यादा है कि सरकार भी पशोपेश में है कि अब इस पूरे मामले में क्या करे। कांग्रेस की तरफ से कुमारी सैलजा और किरण चौधरी खुद मुखर होकर के इस आंकड़े पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। कोरोना काल में कारोबार रुका, सड़कों पर ट्रैफिक रुका, पॉल्यूशन रुका, जिंदगियां रुकी, सभी घरों में कैद हुए, बाजार बंद हुए। एक ऐसी महामारी आई जिसने देश और दुनिया दोनों की रफ्तार पर लगाम लगा दी। लेकिन सवाल ये नहीं कि कोरोना ने क्या किया, सवाल ये है कि कोरोना में सरकार और उनके नुमाइंदों ने क्या क्या किया। कोरोना संक्रमितों पर कहां खर्च किया, कितना खर्च किया, क्या चीजें कितने में खरीदी, कितने वार्ड बनाए, सबकी जानकारी देंगे, एक एक करके बताएंगे। दरअसल कोरोना पर हरियाणा सरकार ने 345 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी हर एक मरीज पर 26,355 रुपए खर्च किए। जी बिल्कुल सही सुना आपने, प्रति मरीज 26,355 रुपए का खर्च सरकार ने किया। अच्छी बात है, लेकिन विपक्ष को यह आंकड़ा हजम नहीं हो रहा। कांग्रेस की तरफ से किरण चौधरी कह रही हैं, खर्च में गड़बड़ी है। उनके हिसाब से प्रति मरीज 5,000 का खर्च होना चाहिए था। 345 करोड़ रुपए जो है वो खर्च हो चुका है, और प्रति व्यक्ति के ऊपर, प्रति मरीज के ऊपर 26,345 रुपए जो है वो खर्च किया गया है। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसी अंधेर नगरी तो हमने कहीं देखी नहीं। सारों ने देखा कि सारे मरीज जो है उनसे जो पूछा जाता है वो कहते हैं कि उनको आइसोलेट करा जा रहा है, और 50 या 100 रुपए की जो है दवाई उनको दी जाती है, साथ के साथ वो भी बड़ी मुश्किलों के साथ। और फिर टेस्ट के लिए जो है 4,500 रुपये जो है वो खर्चा आता है। 100 रुपये आप दवाई का लगा लो तो 5,000 ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति के ऊपर जो है खर्चा आ रहा है। इतना ही नहीं, किरण चौधरी का तो साफ कहना है कि सरकार को संज्ञान लेकर जांच करवानी चाहिए। इतना सारा जो ये बताया है कि 26,355 रुपया जो एक व्यक्ति के ऊपर खर्च करा गया है, मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, और सरकार को इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेकर इसके ऊपर का जो है इंक्वायरी बिठानी चाहिए कि इस तरह से ये कैसे ये हो रहा है। एक तरफ विपक्ष के आरोप और दूसरी तरफ ये आंकड़े। एक बार जरा इन आंकड़ों पर नजर डालें जो दर्शाते हैं कि सरकार ने कितनी संजीदगी से लोगों की जान बचाने के लिए जेब में जरा भी कटौती नहीं की। दवाई, पीपीटी किट और मास्क पर 117 करोड़ रुपए खर्च किए, मजदूरों की आर्थिक मदद पर 63 करोड़ रुपए खर्च किए, इक्विपमेंट्स पर 13 करोड़ रुपए खर्च किए, मरीजों के इलाज के लिए 282 करोड़ रुपए खर्च किए, हैंड सैनिटाइजर पर 5 करोड़ 56 लाख रुपए खर्च किए। सरकार ने इन बातों का जायजा लिया है, और जो ये खर्च हुआ है 350 करोड़ रुपए के करीब, ये ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। सरकार को सामने आना चाहिए और बताए कि क्या ऐसे पुख्ता इंतजाम आप कर रहे हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, चाहे डॉक्टर्स की बात है, चाहे पैरामेडिक्स की बात है, और पेशेंट्स को क्या सुविधाएं आप दे पा रहे हैं सरकारी अस्पतालों में, इसका कोई ब्यौरा आप नहीं दे पा रहे हैं। सच्ची बात तो ये है
कि भारतीय जनता पार्टी सरकार हरियाणा में आम लोगों का विश्वास खो चुकी है। ये तो वो चीजें हैं जो डेली रूटीन में डॉक्टर्स और मरीजों के काम आई, लेकिन सरकार के काम पर सवाल उठाना विपक्ष का काम होता है। अभय चौटाला ने सरकार को आड़े हाथों लिया और कह दिया कि 2 रुपए की चीज 100 रुपए में खरीदा। कोरोना काल में भी बस अपनी जेब भरने का काम किया। मेडिसिन पे खर्च दिखाया, बड़ी हैरानी की बात है। मेडिसिन वाला भी मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने कितना खर्च किया है। 117 करोड़ रुपए जो इन्होंने कहा पीपी किट, दवाइयाँ और मास्क जो है इस पे खर्च किया है। दवाई तो कोई है ही नहीं, दवाई तो क्लोरोक्विन है, डिस्प्रिन है, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक और कौन सी आती है आजकल, पैरासिटामोल का नाम भी है उसका, एक एरिथ्रोमाइसिन देते होंगे। ये सारी 1-1 रुपए की टेबलेट है और ये सरकारी जो खरीद है ये तो बल्क में खरीदते हैं इसको। इस पे तो ये तो पहले से खरीदी हुई सारी चीजें थी इनके पास, फिर इन दवाइयों के ऊपर आप क्या खर्च दिखा रहे हो? महामारी है तो उपाय भी है, उपाय है तो खर्च भी है, खर्च है तो ब्यौरा भी है, और ब्यौरा है तो सियासत भी है, और सियासत है तो बयानबाजी भी है। खैर, जनता को इन बयानों से शायद ही फर्क पड़ता हो, उसे तो मतलब मयस्सर होती सुविधाओं से है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों को लेकर खुद मुखर हो रहे हैं। साथ ही साथ वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब किस तरीके की तैयारी थी और खास तौर पर हरियाणा में किस तरीके से इसे लागू किया जाना था और किसानों के हित में किस तरीके से इस पूरे बिल को लाया जा सकता था और एमएसपी में क्या कुछ बदलाव वो चाहते थे। और एक चौथे बिल की भी वो बात कर रहे हैं, चौथे अध्यादेश की भी बात वो कर रहे हैं, या फिर इन्हीं अध्यादेशों में एक क्लॉज को और जोड़ने की वो बात कर रहे हैं। वही चाहते हैं कि एमएसपी की गारंटी किसानों को दे दी जाए। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा। किसान और किसान की फसल, इन दोनों मुद्दों को राजनीति की रीढ़ कहें तो गलत नहीं होगा। हमेशा किसान और उसकी फसल को सियासत के शतरंज पर प्यादों की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है, और ये मुद्दा अब से नहीं बल्कि सदियों से परवान चढ़ता आ रहा है। हरियाणा की राजनीति भी इन दिनों किसान, उसकी फसल और उन पर हुए लाठीचार्ज के इर्द गिर्द ही परिक्रमा कर रही है, और इस परिक्रमा में चक्कर लगा रहा है विपक्ष। नेता प्रतिपक्ष कहें या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार पर तंज का कोई मौका और किसानों के लिए आवाज उठाने का कोई पल कभी नहीं छोड़ते। एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को बताया कि साल 2007 में जब यूपीए की सरकार हरियाणा में थी तब उन्होंने किसान की फसल खरीदने और एमएसपी के लिए एक रूल भी तैयार किया था, जो था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रूल। इस रूल का फायदा क्या था, ये खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सुन लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मैंने स्टार्ट किया था हमने 2007 में, लेकिन साथ क्या क्या रूल्स थे, रूल्स और बहुत सारे थे, लेकिन मेजर रूल था वो था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्पॉन्सरर एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रोड्यूसर shall be in form CI and it shall be got registered with the district marketing enforcement officer concerned in the presence of both the parties. एग्रीमेंट होगा दोनों की पार्टी के प्रेजेंट में एनफोर्समेंट ऑफिसर के सामने। द एग्रीड रेट, कॉन्ट्रैक्ट रेट शैल नॉट बी लेस देन मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ द प्रोसीडिंग ईयर। इस वक्त प्रदेश के मौजूदा हालात ऐसे हैं कि किसानों को सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, न सिर्फ अपनी बल्कि अपनी फसल की भी। हुड्डा भी यही मानते हैं। उनका कहना है कि सरकार ये किसानों की फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। 3 अध्यादेश ये लेकर आए हैं, एक और लेकर आए और उसमें साफ लिखा हो कि कोई भी व्यापारी एमएसपी से कम में फसल नहीं खरीदेगा, और अगर ऐसा होता है तो उसे सजा दी जाएगी। हमारी एक ही मांग है, भाई 3 ऑर्डिनेंस लेके आए हो आप, एक चौथा ऑर्डिनेंस भी ले आए, या तो एनोमलीज इनकी खत्म करें। चौथा ऑर्डिनेंस ये ले आए कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा वो एमएसपी से कम नहीं होगा। जिसमें एमएसपी नहीं है उस पे प्रिवेलिंग रेट पे से कम नहीं होगा, और कोई भी
स्पॉन्सर अगर एमएसपी से कम खरीद करेगा तो दैट शुड बी पनिशेबल इन लॉ, ताकि किसान की प्रोटेक्शन हो, उसको गारंटी मिले, उसकी प्रोटेक्शन ही मांग रहे हैं, बाकी तो और कुछ नहीं करें। नेता विपक्ष की कुर्सी पर विराजमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार और उनकी योजना को भी आड़े हाथों लिया और कह दिया, सरकार कह रही है कि फसल पर लिखवाओ मेरी फसल मेरा ब्यौरा, तभी किसानों की फसल खरीदी जाएगी। ऐसे में छोटे किसान अपनी फसल कहां बेचेंगे? मेरी फसल मेरा ब्यौरा आप लिखवाओ, आपने क्या बोया है, किसान गिरदावरी होती है, इसका मतलब ये है रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। वो जो लिखवा देगा उसी की फसल खरीदी जाएगी, उतनी खरीदी जाएगी। आज धान की इन्होंने लिमिट कर दी 25 क्विंटल पर एकड़, और किसी के 35 एकड़ अगर क्विंटल होगा, किसी का 40 क्विंटल तक भी हो जाता है, तो वो कहाँ बाकी ले जाएगा? बाकी डिस्ट्रेस सेल में जाएगा। कुरुक्षेत्र के पीपली में 10 सितंबर की तारीख शायद ही किसानों के मन में जगी आग को बुझा पाए। लाठीचार्ज की बात हुई तो हुड्डा ने कह दिया कि जेजेपी का स्टैंड ही नहीं है। बीजेपी और जेजेपी के बयान एक से नहीं है। सीएम कहते हैं सेल्फ डिफेंस में लाठी चली, एक मंत्री कहता है लाठी चली ही नहीं। ये सब सिर्फ सत्ता की कुर्सी पर बने रहने के लिए एक साथ हैं। उनका क्या स्टैंड, मैंने तो कह चुका। अगर भाई स्टैंड है तो अपना देखो, आप वहाँ बहुत ज्यादा विरोधाभास है। इनकी पार्टी ने कहा कि लाठीचार्ज हुई है पीपली में किसानों पे, और बड़े दुख की बात है। और यहाँ तक चले गए भाई एक लाठी हो तो चौधरी देवीलाल की शरीर पे पड़ी है, ऐसी बातें इन्होंने कही। लेकिन आज तक उनका एक मंत्री कहता है लाठीचार्ज हुई नहीं, मुख्यमंत्री कहता है सेल्फ डिफेंस में हुई। हम कह रहे हैं भाई ठीक है, ऐसी बात हो तो जांच करा लो, आप हाई कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा करा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये जो इनकी तो आपस में बड़ा भारी विरोधाभास है, ये तो सिर्फ कुर्सी पे जमे रहने के लिए साथ दे रहे हैं। किसान साल भर मेहनत करता है और अपनी जमा पूंजी को बोता है, फिर बोया हुआ सोना काटता है, उम्मीद करता है कि उसके बोए हुए सोने से इस बार उसकी किस्मत में अंधेरे की जगह रोशनी चमकेगी। लेकिन राजनीति के लिए प्रमुख हथियार और चुनाव में वोट बैंक बन चुका किसान शतरंज के बिसात में उस प्यादे की तरह महसूस करता है जिसकी निर्णायक चाल उसे हर 5 साल के बाद ही नसीब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। देश की सियासत में इस वक्त किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, सबसे ज्यादा किसानों के मुद्दे पर बात हो रही है, सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद नायब सिंह सैनी से खास बातचीत की किसानों के मसले पर ही हमारे संवाददाता स्पर्श ने। सुनिए जरा। किसान बिल को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। आज भी हरियाणा के समालखा में किसानों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जो है देखने को मिल रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद नायब सिंह सैनी। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो इसको देख रहे हैं। सर, आज प्रदर्शन हो रहा है किसानों के मुद्दे पर समालखा में कांग्रेस की तरफ से किसान बिलों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे सर पहले तो इसको? देखिए, जो ये प्रदर्शन कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, ये किसानों का नहीं, ये कांग्रेस का प्रदर्शन है। कांग्रेस ने आज तक किसान का शोषण किया है। कांग्रेस कम से कम किसान को ये बताए भी 55 वर्ष तक हमने इस देश के ऊपर शासन किया है और 55 वर्षों में हमने किसान के लिए क्या किया है, कम से कम ये बात जरूर किसान को उन्होंने बतानी चाहिए। इन्होंने जिस प्रकार से झूठ बोल करके, जिस प्रकार से किसान को बरगला करके ये बात कही है कि एमएसपी खत्म हो रहा है, इन्होंने ये बात कही है कि मंडीकरण खत्म हो रहा है, ये सारा का सारा झूठ बोल करके उनको उकसाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान मजबूत हो। कांग्रेस की सोच है कि किसान को कमजोर रखा जाए। किसान गरीब रहेगा, कमजोर रहेगा तो हम उसको नाम के ऊपर राजनीति, हमारी दुकानदारी चलती रहेगी। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के 2014 से लेकर के जब इस देश की बागडोर को संभाला, उनकी तब से ये चिंता रही है कि हमने किसान को मजबूत करना है और लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसान को मजबूती की तरफ ले जाने का काम पिछले 6 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने किया है। और अभी जो ये अध्यादेश आए, इसके अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके ये शब्द कहे। आदरणीय नरेंद्र तोमर जी लोकसभा के अंदर उन्होंने जब बिल के ऊपर चर्चा हो रही थी तब भी उन्होंने अपने वक्तव्य के अंदर ये बात कही है कि इसका ना एमएसपी से कोई लेना देना अध्यादेशों का
और ना ही किसी मंडी से। ना हम मंडी को समाप्त कर रहे हैं, ना एमएसपी को समाप्त कर रहे हैं। अभी 2 रोज पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी की घोषणा भी की है। कांग्रेस का जो ये प्रदर्शन है, क्योंकि कांग्रेस समाप्त हो चुकी है, कांग्रेस जमीन तलाश रही है, झूठ बोल करके, बरगला करके। कांग्रेस तो उस नीच हरकत के ऊपर भी आ जाएगी कि किसान की लाश के ऊपर भी राजनीति कांग्रेस करती है। और कांग्रेस को किसान को लाभ तो ये देते नहीं है। ये लाभ तो अगर किसी ने दिया है तो इस देश के महानायक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, जो किसानों के सच्चे हितैषी हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भाजपा सांसद नायब सिंह सैनी, जिन्होंने जनता टीवी से बात की और कहा कि कांग्रेस किसानों के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने की काम कर रही है। कैमरामैन मोनू चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। कृषि बिलों को लाने के बाद लगातार विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है और इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से अभय चौटाला ने भी मोर्चा संभाला। उन्होंने भी न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बल्कि कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अगर कांग्रेस चाहती वाकई ढंग से तो शायद इस बिल को नहीं लाया जा सकता था, लेकिन कांग्रेस तो खुद चाहती थी 2013 में कि इस तरीके से किसानों का बिल लाया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने भी 2 खास लोगों का इस्तीफा मांगा है। केंद्र के कृषि बिल जिनका कानून में परिवर्तित हो जाने में अब सिर्फ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने जितना फासला बचा है, उन बिलों को लेकर विपक्ष की छटपटाहट केंद्र से लेकर हरियाणा प्रदेश तक में देखी जा रही है। केंद्र में जहां विपक्ष के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर उनसे बिलों पर साइन न करने की मांग रखी, तो वहीं हरियाणा में कांग्रेस के बाद अब इनेलो के नेता भी पुरजोर ढंग से इन बिलों के विरोध में बयानी गोले दागने लगे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और अशोक अरोड़ा ने इन बिलों को किसानों के साथ एक भद्दा मजाक बताया, तो वहीं अब इनेलो नेता अभय चौटाला भी इस भंवर में कमर कसकर कूद पड़े हैं। अभय चौटाला ने इन बिलों का विरोध करते हुए सरकार के साझेदार भतीजे के साथ साथ अपने चचा जान रणजीत सिंह को भी सरकार से नाता तोड़ने और पदों से इस्तीफा देने की नसीहत दे डाली। हालांकि उनकी इस नसीहत पर अब तक दोनों ओर से चुप्पी बरकरार है। मैं तो चौधरी रणजीत सिंह से टेलीफोन पे भी बात करूंगा। तीसरा किसान के मसीहा के रूप में नाम आता है तो चौधरी देवीलाल का आता है। चौथा नाम आज अगर किसान के साथ सबसे बड़ा जुड़ा हुआ है तो सरदार प्रकाश सिंह बादल का है। उन्होंने जहां इस्तीफा देने का काम किया है, वहीं इन दोनों को भी इस्तीफा दे करके किसान की इस लड़ाई के अंदर सारी अपनी जो स्वार्थ कापन है उसको छोड़ना चाहिए और छोड़ करके किसान के साथ खड़ा होना चाहिए। अभय चौटाला ने किसानों के हित चिंतक रहे चौधरी देवीलाल की दुहाई देते हुए भले ही अपने भतीजे और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और चाचा रणजीत सिंह से सरकार से नाता तोड़ लेने की अपील की, लेकिन इनकी इस अपील का कोई खास असर होता दिखा नहीं। उल्टे कुछ जिलों में जेजेपी के नेता और कार्यकर्ता कृषि बिलों के फायदों का प्रचार करते देखे गए। खैर, अभय चौटाला यही नहीं थमे, क्योंकि इसके बाद उन्होंने प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को भी जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, दीपेंद्र हुड्डा जैसे कांग्रेसी नेता जो कृषि बिलों में शामिल बातों के समान पॉइंट्स पर दलीलें देते देखे गए थे, अब वही बीजेपी के कृषि बिलों का विरोध किस मुंह से कर रहे हैं। 2013 के अंदर यही सारे के सारी जो आज आपका ये जो आए तीनों अध्यादेश जो है, ये वो भी लेके आए थे 2013 में। उस वक्त सुषमा स्वराज जो वो विपक्ष की नेता थी, उसमें इनका अपना बेटा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो दीपेंद्र है वो सांसद था, और वो खुद उसके अंदर उस डिबेट में लोकसभा में हिस्सा ले रहे हैं, और वो भी बारी बारी बिचौलिए की बात करता है। वो भी बारी बारी इस अध्यादेश को लागू कराने के लिए सरकार के साथ खड़ा है। ये लोग कांग्रेस जो अध्यादेश 2013 में लेकर के आ रही थी, आज बीजेपी लेकर के आई। 2013 के अंदर ये इसलिए कानून नहीं बन सका, इसलिए बिल नहीं पास हो सका कि वो जो कांग्रेस की सरकार थी उसके अंदर बहुत सारी ऐसी पार्टियां थी जो किसान के हिमायती थे।
गौरतलब है कि कृषि अध्यादेशों के जिन बातों पर इतना हंगामा होता देखा गया, बीजेपी नेताओं ने उसी के समान बातों का जिक्र कांग्रेस के 2019 के घोषणा पत्र में होने का दावा किया था। बीजेपी नेताओं का यह दावा भी था कि कांग्रेस खुद किसानों के लिए जिन बातों के समर्थन में थी, उसे वो बीजेपी शासन में पूरा होते देख बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। कृषि बिल ने सियासत के कई मौके सियासतदानों को दे दिए हैं। अभय चौटाला की एक रिपोर्ट से हमने आपको रूबरू कराया। कुछ और चंद बयानात उनकी तरफ से सामने आए हैं, जरा सुनिए। सत्ता में बैठे लोग जो हैं वो मोहर तो अपने आप पे लगाते हैं कि हम किसान के हितैषी हैं, लेकिन किसान को कैसे प्रताड़ित किया जाए उसके लिए रोज यहां बैठ करके योजनाएं बनती हैं। उन्हीं योजनाओं के तहत आज पूरे देश का किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। जिस ढंग से लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज के बाद जैसे मंत्री के बयान आए, गृह मंत्री के, वो बड़ी शर्मनाक बात थी कि गृह मंत्री कहता है कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। इसके लिए मुख्यमंत्री को सख्त एक्शन लेना चाहिए। और अब तो मुख्यमंत्री का भी एक ऐसा बयान आ गया जिससे लगता है कि मुख्यमंत्री की नीयत में भी बहुत बड़ा खोट है। वो भी ये चाहते हैं कि किसान को किसी तरीके से भी दबाया जाए, हर हथकंडा उसके लिए अपनाना चाहिए। हमारे तो जो चौधरी देवीलाल के नाम की राजनीति करना चाह रहे हैं, उनको इस बात की अकल ही नहीं है। वो कहते हैं कि हम चौधरी देवीलाल की जो प्रतिमा है उसको गंगाजल से धोएंगे। चौधरी देवीलाल तो पवित्र आदमी थे, लोग उनको परमात्मा के रूप में मानते हैं। जयंती पे तो उनके जो विचार थे उसके बारे में चर्चा होती है। लोग और लोगों को इकट्ठा करके ये बताते हैं कि ये व्यक्ति किस तरह के व्यक्तित्व का धनी था, आज इसकी जयंती हम क्यों मना रहे हैं, उस बात पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि वो हमारे परिवार में पैदा हो गए ऐसे लोग जिनको इन सब बातों का ज्ञान नहीं है। कृषि बिल को लेकर के चूंकि अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक औपचारिकता ही बाकी है, राष्ट्रपति महोदय की तरफ से एक हस्ताक्षर ही होना बाकी, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर किसान भी है तो सड़कों पर विपक्ष भी है। समालखा में जो तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों को देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्ष इसे किस हद तक भुनाने की कोशिश कर रहा है या वो वाकई में कितना किसान हितैषी है, आपको ये समझना होगा। और वाटर कैनन की कुछ तस्वीरें भी सामने आई। पानी की बौछार, विपक्ष पर सरकारी बौछार, नाराजगी पर कानूनी बौछार। ये तस्वीर देखिए, तस्वीरों में विपक्ष का जमावड़ा देखिए, सरकारी पानी की बौछार देखिए, कृषि बिलों के खिलाफ नाराजगी पर कानून की बारिश देखिए। दरअसल भारी बवाल के बीच कृषि बिल सदन में पास हो गया, लेकिन सड़कों पर संग्राम लगातार जारी है। हरियाणा में रोज बिलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। विरोध का दायरा बढ़ा तो कांग्रेसी ट्रैक्टर लेकर दिल्ली कूच पर निकल पड़े, लेकिन दिल्ली से 75 किलोमीटर पहले ही प्रशासन ने कर ली थी अपनी तैयारी और रोक दिया कांग्रेस के विरोध का ट्रैक्टर समालखा में। ये तस्वीरें यही बयां कर रही है। समालखा में हरियाणा पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा रखी थी और जब प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का प्रयोग किया, लेकिन कांग्रेसी इसे ज्यादती बता रहे हैं। वाटर कैनन के प्रयोग के बाद प्रदर्शनकारी जहां थे वहीं बैठ गए,
तो पुलिस प्रदर्शनकारियों को वाहनों में बिठाकर प्रदर्शन स्थल से दूर ले गई। आज हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे तो बीजेपी सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 अजेंडे जारी करने के खिलाफ करते हुए और सरकार को घेरने का काम करेंगे। आज भी हजारों की तादाद में समालका से पानीपत से ट्रैक्टर और हम दिल्ली कूच करने वाले हैं। दिल्ली कूच करेंगे। समालका अनाज मंडी में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, तो आपको क्या लगता है कि आपके इरादों को, मंसूबों को ये असफल करना चाहती है? ये किसान झुकने वाला नहीं है, ना किसान रुकेगा ना झुकेगा। किसान अपनी मांगे मनवा कर रहेगा। बीजेपी सरकार ने जो किसानों के खिलाफ अत्याचार किए, जिनका पीछे ने तो लाठीचार्ज किया, जिम्मेदारी करते हैं। कृषि बिलों पर बवाल लगातार जारी है तो विपक्ष लगातार हल्ला भी बोल रहा है। मतलब ये कि कृषि अध्यादेशों के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, सड़कों पर हंगामा जारी है और जारी है अंतहीन सियासत। जनता टीवी के लिए समालखा से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। तो इसी के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। तमाम पॉलिटिकल अपडेट से हमने आपको रूबरू कराया। कल फिर से हाजिर होंगे और आपको बताएंगे कि राजनीतिक हलचल किस तरीके से आगे बढ़ी है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।